तो अबूज़र ज़रा हमें, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पर रोशनी डालें कि ये जो बहस रही कि क्या पार्लियामान के पास जो इख्तियार है कानून साजी का वो एब्सोल्यूट है, और क्या इससे, इस कानून के इस तरह रखने से जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, यानी कि तमाम तीन जो रियासत के सतून हैं उनकी हर जगह अलग-अलग पावर्स दी गई हैं कि आइन की रोशनी में वो अपने रूल्स बना सकते हैं, उससे ये इफेक्ट होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर आज आपको क्या नज़र आया कि अदालत का झुकाव किस तरफ था? देखें आमिर साहब, पहले तो इसको समझने के लिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। देखें, दो तरह के आइन होते हैं पूरी दुनिया में। एक आइन वो होता है जिसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ बरतानिया है, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि पार्लियामेंट सॉवरन है, वो किसी भी चीज़ पे कानून बना सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। फिर एक तरह के आइन होते हैं जिनको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, जैसे अमेरिका में है, आपके भारत में हमारे साथ, और पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी का। उसमें यह कहा जाता है कि बेशक पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है, लेकिन वो ऐसे कानून नहीं बना सकती जो इन कॉन्फ्लिक्ट हो विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या कोई भी बुनियादी हकूक जो आपके आइन के अंदर चैप्टर 1 में प्रोवाइडेड हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, 1812 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून स्ट्राइक डाउन किया मैडबरी वर्सेस मेडिसन में, इसी वजह से कि वो कॉन्फ्लिक्ट था इन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर इंडिया में भी हो चुके हैं स्ट्राइक डाउन, हमारे यहाँ भी हो चुके हैं। कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012, अथर मिनिला साहब ने पीका का कानून स्ट्राइक डाउन किया, ये साकिब साहब उसको कवर भी करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सो हमारे यहाँ पार्लियामेंट की अनलिमिटेड या अनफेटेड पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके अलावा भी दो तीन है, जैसे बुनियादी हकूक हो गए आपके। सो अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अफेक्ट करता कोई कानून बनाया जाता है, या कोई बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए कानून बनाया जाता है, तो उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तरफ से आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि क्या जो कानून बना है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरनल प्रोसीजर है उसको रेगुलेट कर रहे हैं थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के, एक डिफरेंट सतून बना रहा है। तो अगर इस बात पे अगर हम जाएं तो कुछ जजेस का व्यू ये है कि नहीं, ये इंटरनल उसमें फंक्शनिंग में इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हमारा बुनियादी ढांचा है हमारे आइन का, उसको अफेक्ट करेगा। और कुछ जजेस का ये कहना है कि नहीं, पार्लियामेंट सॉवरन है, उनके पास आर्टिकल 191 में पावर है, वो कानून बना सकते हैं। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुए हैं आज की हेयरिंग से, आपको यही लग रहा होगा। तो इस वजह से अब ये देखना पड़ेगा मगर अबूज़र इसके अंदर इससे रिलेटेड इशू ये भी है जी, इससे रिलेटेड इशू ये भी आ जाता है जो कि बहस रही आज के क्या ये जो इसके 184(3) आज खुद नोटिस के हवाले से जो इस कानून के अंदर एक अपील का हक के ऊपर जो बहस रही कि क्या उसके लिए आइनी तरमीम रिक्वायर्ड है, कि क्या ये जो बार बार जिक्र होता रहा आज कि जनाब इसी के अंदर जो है वो सप्लीमेंटल पावर का बड़ा जिक्र होता रहा कि जी ये सेक्शन 5 के तहत जो है उसी की कंटिन्यूएशन होगी। ज़रा इसको नाजरीन की आसान अल्फाज में समझा सकें कि इससे ज़रा ये क्या इशू क्या है क्या? देखिए, पहले तो ये समझ लें, अगर आपने कोई आइनी तरमीम करनी है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए फ्रॉम बोथ हाउसेस। अगर सिंपल कानून बनाना है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो इस वजह से आइन हमेशा हायर पेडेस्टल पे होता है हायरार्की ऑफ लॉज में एज कंपेयर टू सिंपल लॉ या रूल या रेगुलेशन। अब यहाँ पे डिबेट ये आ रही है, आपने सम अप कर दिया है। मेरी नज़र में अगर आपको राइट ऑफ अपील क्रिएट करना है 184(3) के ऑर्डर के खिलाफ, तो आपको आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है। आप सिंपल कानून से आइन का जो स्ट्रक्चर है उसको बदल नहीं सकते, उसमें एक नया आप प्रोविजन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह जो रिव्यू की पावर है आर्टिकल 188 में वो रिडंडेंट हो जाएगी, और कोई भी आइन की प्रोविजन जो है उसको हम रिडंडेंट नहीं कर सकते, ये हमारा सेटल्ड लॉ है। इस वजह से मेरी नज़र में अगर आपको अपील का राइट
देना है ज़रूर दें, अच्छी बात है, लेकिन उसके तरीक़ाकार से मुझे इख्तिलाफ है। जो अपनाया गया है वो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। आपको आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है और आपके पास मैंडेट नहीं है कि आप सिंपल मेजॉरिटी से एक राइट टू आप अपील क्रिएट कर दें आर्टिकल 184(3) के अंदर। ये साकिब साहब ठीक कह रहे हैं, ये डिवाइडेड जजमेंट होगी, अगर आती भी है वो तो आपको क्लियरली जजेस के रिमार्क्स, उनके क्वेश्चन सुन के ही समझ आ जाती है। क्योंकि देखिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जजेस में बहुत ज़्यादा। कुछ बिलीव करते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पे, और ये अब डिपेंड करेगा मेजॉरिटी कहाँ जाती है, केस चलेगा। देखें मैं आमिर साहब एक इधर में बात कर दूं, देखें अगर आप ये आर्गूमेंट मान लें, कुछ जजेस ये कह रहे हैं बड़े एहतराम के साथ कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है क्योंकि वो विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट करता है और वो कानून बना सकता है। अगर वो एक सिंपल कानून बना के जजेस की रिटायरमेंट एज भी कम कर दें तो उनको इन इफेक्ट अगर रिमूव करना चाहे तो दैट विल बी वेरी इजी। इसी वजह से आइन कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी से इसने अमेंड होना है। अगर राइट ऑफ अपील आप सिंपल एक्ट से अलाउ कर देंगे, कल को कोई भी आइन की प्रोविजन आप प्रेसिडेंट सेट कर देंगे, उसको अमेंड किया जा सकता है 1/3 मेजॉरिटी के साथ। तो 1/3 मेजॉरिटी से अगर कोई आइन की प्रोविजन आप अमेंड करेंगे तो वो भी विल ऑफ द पीपल की जो होगी वो उसकी नफी होगी, क्योंकि विल ऑफ द पीपल आपको 2/3 मेजॉरिटी से अलाउ करती है, 1/3 से नहीं करती। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, अच्छे प्रेसिडेंट सेट नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन तब ही उभर कर सामने आएगा जब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इस तरह इंटरवेंशन नहीं होगी उसकी वर्किंग में, इंडिपेंडेंस उसकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जरूर ये जितनी बातें हैं ये होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, ये डिसेंट्रलाइज पावर करने की जरूरत है चीफ जस्टिस की, सारी चीजें, लेकिन उसका तरीकाकार मेरी नजर में जो अपनाया गया है, द मोड, द मैनर एंड द मेथड, वो प्रॉब्लमेटिक है। वो मेरी नजर में पार्लियामेंट को नहीं दे सकते। अब कल को पार्लियामेंट अगर बना दे रूल्स असम्बली के, नेशनल असम्बली के, अगर सुप्रीम कोर्ट बना दे कि जी ये मेंबर इतने देर से सवाल कर सकता है, ये इस तरफ मुंह करके बैठेगा कि हम बताएंगे कि पार्लियामेंट की इंटरनल फंक्शनिंग कैसी होगी, वो भी गलत होगा, वो भी आप इंटरफेरेंस होगी इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और यहां पे भी मेरी नजर में ये गलत है, दिस इज इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। सो सुप्रीम कोर्ट खुद करे जो भी करना है, लेकिन पार्लियामेंट अगर इस तरह इंटरफेरेंस करेगी, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। कि हाल ही में जो नैब की तरामीम के ऊपर जो फैसला चीफ जस्टिस साहब आखिरी दिनों में करके गए हैं अपने, तो वहाँ भी इशू यही था कि क्या पार्लियामान के पास ये इख्तियार एब्सोल्यूट है कि नहीं है कानून साजी का। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसी बुनियाद पे अपना इख्तिलाफी नोट दिया था कि ये हम उनके मामलात में दखल देंगे जब ये देंगे। तो इसका अगर ये बहाल हो जाता है कानून, तो नैब की तरामीम वाला जो फैसला है उस पर क्या असरात पड़ेंगे? देखें अगर ये कानून फॉर इंस्टेंस कोर्ट डिक्लेयर कर देती है, ये मेरे ख्याल से कोर्ट में डिबेट हुई है, साकिब साहब बेहतर बताएंगे क्या उसमें क्वेश्चंस हुए थे, लेकिन अगर मैं आपको लीगल पोजीशन बताता हूं, अगर ये कानून वो वैलिड डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर ये उस तारीख से ही डिक्लेयर होगा वैलिड जिस तारीख से ये कानून बना है। लेकिन मेरी नज़र में तो ये कानून अभी बना भी नहीं था, ये बिल था, तो इस वजह से जिस दिन वैलिड डिक्लेयर होगा मेरी नज़र में उसी दिन से इसको कंसिडर किया जाएगा, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगी। अगर ये बिल की फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था तो फिर ये उसी तारीख से अप्लाई होगा जिस तारीख से इसका फैसला आएगा केस का, क्योंकि इन्होंने बिल स्टेज पे इसको सस्पेंड रोका हुआ है। तो अब ये डिपेंड करता है उस कानून का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये कब से अप्लाई होगा, लेकिन मेरी नज़र पे उस पर ये अप्लाई नहीं हो सकता।